कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने? कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल पढ़ा दिया था मैंने। सेंट्रियोल। ठीक है। और सेंट्रियोल में मैंने बताया था कि पेयर्ड सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती है जो कि रॉड लाइक इन स्ट्रक्चर, पेयर्ड सेंट्रियोल। ठीक है। These are present at right angle to each other. ठीक है। right angle to each other जो है प्रेजेंट होती है। जिस स्ट्रक्चर पे ये प्रेजेंट होती है that structure is known as कोई बैकग्राउंड बहुत आ रहा है मुझे, किसका है? बैकग्राउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, किसका है यार ये? सेंट्रियोल का जब इंट्रोडक्शन हुआ था। आपका इको क्रिएट हो रहा, आवाज आपकी नहीं आ रही क्लियरली। जो भी बोलना है आप जो है क्या कहते हैं, ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे इको ना क्रिएट हो। आपकी आवाज मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दे रही। तो सेंट्रोसोम जो है क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम एक इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें पेरीसेंट्रियोलर एमॉर्फस मैट्रिक्स प्रेजेंट है और उसके अंदर आपको टू रॉड लाइक सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं जो कि एक दूसरे के राइट एंगल है। ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको आप सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट in animal cells and as well as some lower plants. ठीक है। These centrosomes are absent in higher plants. Higher plants के केस में आपको सेंट्रोसोम क्या होगा? Absent होगा। इतनी चीज मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दी होगा। सर वो एमोर्फस का मतलब क्या है? मैंने बोला था आप केमिस्ट्री वाले सर से पूछो ये चीज। नहीं पूछा तो मुझसे क्यों पूछते हो? आपके केमिस्ट्री का है। नॉन क्रिस्टलाइन समथिंग लाइक, समझ रहे हो? बहुत ज्यादा इसीलिए मैंने बोला था कि ज्यादा डीप में आपको कोई चीज जानकारी करनी है क्योंकि केमिस्ट्री का टर्म है, तो आपको अपने टीचर से, केमिस्ट्री टीचर से समझना चाहिए व्हाट इज एमॉर्फस। इट मींस समथिंग लाइक नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है। क्रिस्टल ऐसा स्ट्रक्चर जो क्रिस्टल बनाता है, तो क्रिस्टल के अपोजिट नॉन क्रिस्टल समथिंग लाइक। ठीक है। हाँ सर। तो बेटर है कि आप अपने केमिस्ट्री टीचर से पूछो, वो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझा पाएंगे। वैसे अगर नहीं भी आप पूछोगे तब भी जब आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे तो वहां पे पढ़ाना ही है कि नहीं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में? हाँ सर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वहीं पे वो बताएंगे। तो चलो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स। ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में इतना पढ़ाया। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, जिस तरह से मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला पढ़ाया था वैसा ही है कुछ, ये वैसा ही कुछ है। ठीक है। बट आप देखो पहले जो सेंट्रियोल है ये किससे बन रही है? माइक्रोट्यूब्यूल से। एंड सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 9+0 ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? 9+0 किसका ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे? माइक्रोट्यूब्यूल का। माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। जिसमें से ये जो 9 है, ये 9 ट्रिपलेट, मतलब 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। और जो सेंट्रल पार्ट है वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल नहीं,
no microtubule, and that's why it is known as 9+0 organization. 9+0 organization. तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि सेंट्रियोल्स में हम 9+0 ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो बात हम विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट होगी, जबकि सेंट्रल पार्ट में कोई माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होगी। सेंट्रल पार्ट में कोई माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होगी। अब जरा सा स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट करते हैं, जरा सा इसका पिक्चर देखेंगे, फिर पिक्चर के बाद वापस से थ्योरी वाले पार्ट में आएंगे। तो ये कॉपी कर लिया आपने? हाँ सर। हाँ सर। तो पिक्चर वाले पार्ट में अभी आते हैं, इसके बाद आएंगे थ्योरी वाले। तो जैसे कि सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, तो सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक सेंट्रल प्रोटीनियस हब पाएगा। सेंट्रल प्रोटीनियस जो कि माइक्रोट्यूब्यूल का बना नहीं है, इसका बना है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन से सॉरी इस प्रोटीन हब से इस हब से कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ रेडियल स्पोक्स से राइज, और रेडियल स्पोक्स का नंबर कितना होगा बच्चे? 9। 4 हो गए, 5 6 7 8 यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। तो सेंट्रल प्रोटीनियस हब है, और उस सेंट्रल प्रोटीनियस हब से कुछ रेडियल स्पोक्स राइज हैं, जो जाके एक इस तरह से ग्रेनुलर या डॉटेड स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट, इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ में कनेक्ट, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज, बता सकते हो क्या बोलते हैं? दीज आर कार्टफील्ड मॉडल, एक्स बॉडीज। इनको हम बोलते हैं एक्स बॉडीज। ये पूरे भरे हुए हैं, इस तरह से खाली नहीं है, ठीक है, पूरे भरे हुए। तो एक प्रोटीनियस हब है, उस प्रोटीनियस हब से रेडियल स्पोक्स राइज हुए हैं, और उन रेडियल स्पोक्स का जो एंडिंग है, दैट एंडिंग इज ऑक्युपाइड बाय डॉट या सॉलिड स्ट्रक्चर नोन एज एक्स बॉडी। अब ये जो एक्स बॉडी है, ये जो एक्स बॉडीज हैं, इन एक्स बॉडीज के बीच बीच में वाई बॉडीज, इन एक्स बॉडीज के बीच बीच में इस तरह से वाई बॉडीज, दो एक्स बॉडीज के बीच में, और जो कि आपस में एक्स बॉडीज के साथ कनेक्टेड है। इस तरह से, और ये आपस में इस तरह से आपस में, ठीक है। और इनके चारों तरफ आपके 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, इस तरह से ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है। और इन ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल को क्या नाम दिया जा रहा है? ABC। 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल ABC सब तरह प्रेजेंट। और ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल का जो ए माइक्रोट्यूब्यूल, ये कनेक्टेड है एक्स बॉडी के साथ, ये कनेक्टेड है
एक्स बॉडी के साथ इस तरह से कुछ कनेक्टेड है। तो दूसरा यहाँ पे बना लो आप, दूसरा आप यहाँ पे बना लो। ए बी सी, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा बच्चे, मुझे जस्ट रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, आपको समझाना है कि एक्चुअली क्या है। देखो यहाँ पे मुझे ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, इज कनेक्टेड विद एक्स बॉडी। एक और बना लो अगर आप बनाना चाहते हो, एक और बना लो, आप पूरा भी बना सकते हो। ए बी सी, ये भी आपका एक्स बॉडी के साथ कनेक्टेड इस तरह से। ओके, और अब देखो, ये जो ट्रिपलेट है, ये जो ट्रिपलेट और ये जो ट्रिपलेट है, ये आपस में कनेक्टेड, जैसे वहां पे कनेक्टेड थे सीरियल इस तरह से, इस तरह से। तो ए सी के साथ कनेक्टेड है, इस वजह से इसको बोलते हैं सी लिंक। इसका नाम क्या है? सी लिंक। A microtubule is connected with the C microtubules of another triplet via CA link, via CA link। ये मैंने पहले बताया, this is Y body and this is X body. X body, X body, and in between two X body there is another dotted structure which is known as Y body. This is proteinaceous, central proteinaceous. This is central proteinaceous hub. प्रोटीन का बना हुआ सेंट्रल हब प्रेजेंट है, ठीक है। एंड सेंट्रियोल लुक्स लाइक कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, ठीक है। कार्ट व्हील, मतलब कार्ट देखा है आपने, उसका जो व्हील है उस जैसा कुछ, उसके जैसा कुछ दिखेगा या पूरा का पूरा, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोटीनेसिस हब है, चारों तरफ से ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल जिनका नंबर 9, ठीक है, जिनका नंबर 9। ओके, ये वाई बॉडी भी इस स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड, ये लिंक के साथ इस तरह से कनेक्टेड। तो आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि जो सेंट्रल पार्ट है सेंट्रियोल का, that is occupied by proteinaceous structure that is known as central proteinaceous hub, ठीक है। उस सेंट्रल प्रोटीनेसिस हब से कुछ रेडियल स्पोक्स अराइजेस हैं, ये रेडियल स्पोक्स हैं। रेडियल स्पोक्स की जो एंडिंग है that is occupied by the X body, and in between two X body there is another body which is Y body, ठीक है। X body is directly connected with the हेलो सर, हाँ बच्चे, यहाँ से किसी तरह से दूसरा ज्यादा आ जा रहा है, आपके बात सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है आपको? ना, किसकी तरफ से बहुत ज्यादा आ जा रहा है प्यार का। बच्चे आप मैनेजमेंट को एक मैसेज करो कि किसी बच्चे का जो है प्रॉब्लम हो रहा है, मैनेजमेंट को मैसेज करो, क्योंकि मेरी तरफ से तो नल है बिल्कुल। अभी देखो शांत हो गया, अभी कोई आवाज नहीं है ना।
हेलो, नो सर, अभी तो जी कोई सर। आवाज नहीं है। क्या? अभी कोई आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अभी कोई आवाज नहीं आ रहा, बीच बीच में आई थिंक किसी का इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। और सर आप जब बोर्ड का पास जाता है ना तो आवाज थोड़ा स्लो हो जाता है। मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं सुनाई दे रही? अभी क्लियर सुनाई दे रहा है, जब आप बोर्ड में कुछ जा रहा है ना तो आवाज को थोड़ा हल्का हो जा रहा है आवाज। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं मैनेज करता ओके सर। हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था कि एक सेंट्रल प्रोटीनियस हब है, उस सेंट्रल प्रोटीनियस हब से कुछ रेडियल स्पोक्स अराइजेस हैं, ठीक है, एंड दीज रेडियल स्पोक्स टर्मिनेट in a dotted structure या in a solid ball like structure known as X body, and in between two X body there is a Y body. मेरा Okay. फंस जाएगा सीधेगा हेलो, सीधेगा खेलते हाँ बच्चे, कोई कुछ बोल रहा है? हेलो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार बोलने के बाद वो चुप क्यों हो जाता है? बच्चे सब, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है नहीं दे रही है? हाँ सर। ठीक है, क्या मैं जब बोर्ड के पास जाता हूँ तो मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं देती है? हाँ सर, आती है, थोड़ा लो हो जाता है। नहीं बच्चे, वो लो तो होगा ही क्योंकि मैं स्पीकर से हट जाता हूँ ना, ओके ओके, ठीक है। बट स्टिल आपको मेरी आवाज सुनाई देती है कि नहीं? हाँ सर, देती है। और इट वुड बी बेटर इफ यू विल टेक ईयरफोन और सम हेडफोन लाइक थिंग्स, ओके? हाँ सर। तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बोला, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं अभी तक? हाँ सर, आ गया। ठीक है, तो अब थ्योरेटिकल पार्ट में हम आगे चलते हैं, ठीक है? थ्योरेटिकल पार्ट को हम देखते हैं। यही सारी चीज मैं आपको थ्योरेटिकल में एक फ्लो डायग्राम में लिखा दूंगा, तो उससे क्या होगा कि आपको जब रिवाइज करेंगे तो बहुत इजी हो जाए। हो सकता है कई बार ये डायग्राम भूले आपको, ठीक है? तो ये कॉपी कर लो, तो आगे मैं थ्योरेटिकल वाला पार्ट इसको इरेज करके वो करवाता हूँ। इरेज कर दूं बच्चे इसको मैं? हाँ सर। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखने जा रहे हैं इसका। सेंट्रियोल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, ठीक है? और सेंट्रियोल के इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने बोला इट appears like कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। आपने बैलगाड़ी का बुलक कार्ट देखी होगी शायद, या नहीं तो आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं, जो जो उसमें हॉर्स के साथ में वो नहीं चलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको आपके यहाँ? हॉर्स वेस्ट ड्रॉन बंगाल। हाँ, तो उसका जो व्हील है उस जैसा स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। तो कई बार पूछ लेता है इस सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, तो आप बोलोगे, टिक करोगे आप आंसर, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, ठीक है? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। अब ये जो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर है, इसमें हम देखें तो आपको क्या नजर आए? आउटर या पेरीफेरल, नाइन टिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे,
9 ट्रिपलेट। मेरी आवाज अभी ठीक लग रही है, सुनाई दे रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल आपको नजर आएंगे, ठीक है। और these triplet microtubules are known as A, B and C, and a set of triplet attached with other triplet molecule with Ca linker, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो triplets are connected with each other via, बताओ क्या लिख दूं यहाँ पे? Ca linker। Ca linker। सर वो इंटरकनेक्टेड होगा ना? क्या बच्चे? इंटरकनेक्टेड। हाँ, इंटरकनेक्टेड, ठीक है। ट्रिपलेट्स आर इंटरकनेक्टेड लिख दो अगर आपको कंफ्यूजन है। चलो, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर वाया Ca लिंकर। Ca लिंकर के साथ वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होंगे। अभी भी कंफ्यूजन है तो पिक्चर देखो आप, पिक्चर में बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट, and that central part is occupied by proteinaceous hub, occupied by proteinaceous hub, proteinaceous hub से occupied है। and from this central proteinaceous hub क्या बताया था, क्या एराइज होंगे? रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स, ठीक है। इसको यार कॉपी कर लो, तो मैं थोड़ा आगे ऊपर से लिखना स्टार्ट करूं। यहां तक कॉपी कर लो आप पहले। इरेज कर दूं? हाँ सर। इधर की तरफ लिखना जहां पे मैं सेंट्रल पार्ट वाला पार्ट करवा रहा हूँ। इसमें ज्यादा फ्लैजला की तरह इसमें बहुत ज्यादा याद करने वाली चीजें नहीं है। कुछ चीजें हैं जो कि आपको दिमाग में रखना चाहिए कि सेंट्रल पार्ट बेसिकली जैसे यहाँ पे किसका बना हुआ है, प्रोटीनेशियस हब का बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल पार्ट वाले ही तरफ लिखो कि फ्रॉम सेंट्रल proteinaceous hub radial spokes arise, radial spokes arise which end, yeah, which terminate in a dark granular X body, terminate in dark X body। स्टेन जब आप करते हो तो वहां पे डॉटेड स्ट्रक्चर, बेसिकली डार्क कलर का डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं डार्क एक्स बॉडी। ओके, नेक्स्ट, इन बिटवीन टू एक्स बॉडी, दो एक्स बॉडी के बीच में a Y body is formed, Y body is formed। जैसे पिक्चर में समझाया वैसे ही है ना सारी चीजें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं इतना बार बार पूछ रहा हूं। 2x बॉडी के बीच में Y बॉडी पाई जाती है, ठीक है, जहां X बॉडी डायरेक्टली कनेक्टेड विथ, किसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट करेगा बताओ? वाई बॉडी।
A microtubule of triplet. ट्यूबलेट A microtubule of triplet. ट्रिपलेट के A microtubule के साथ में कनेक्टेड। पिक्चर में देखो समझ में आ जाएगा। एंड Y बॉडी किसके साथ कनेक्ट करेगा बता दो। वो सीएल लिंक कार्ड के साथ कनेक्टेड विद CA लिंक। इतना सा इतने से पॉइंट आपको याद रखने। सर आपकी वीडियो नहीं आ रहा। मेरा वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं सर। एक मिनट बच्चे, किसी को मेरे अदर स्टूडेंट्स को भी दिक्कत हो रही है क्या? हाँ सर। हाँ नहीं सर। हाँ सर। हेलो बच्चे, मेरी आवाज अभी आ रही है? हाँ सर आवाज आ रही है। वीडियो? नहीं सर वीडियो नहीं आ रहा। मुझे थोड़ा टाइम दो, देखता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम। अब क्लियर? हाँ सर आवाज आ रही है। वीडियो बोलो बेटा, आवाज तो पहले भी आ रही थी। हाँ सर वीडियो आ रहा है। चलो ठीक है। बोर्ड थोड़ा सा नीचे हो गया, नीच का। ना बच्चे, अभी तो नहीं इम्प्रूव कर पाऊंगा, बाद में देखता हूँ। ओके ओके ठीक है। वैसे भी शायद नीचे वाला लाइन आपको दिक्कत कर रहा है, बाकी ऊपर का तो ठीक है ना? हाँ 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 ठीक है, मैं नीचे लिखूंगा ही नहीं। ओके। हाँ तो मैं आपको सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बता रहा था, और ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कंप्लीट है मेरी तरफ से। तो अब थोड़ा सा हम देखेंगे एक और पॉइंट सेंट्रियोल के रिस्पेक्ट में, जो कि मैंने पहला के रिस्पेक्ट में बताया था, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो आप बताओ मुझे कैलकुलेट करके। 27। 27, ठीक है। तो लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन। नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन अ सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल में जो नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो 9 × 3।
क्योंकि 9 ट्रिपलेट है, दैट्स व्हाई दीज आर 27 माइक्रो। तो ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। 27 microtubules are found in a single centriole, okay। थोड़ा सा अगर आप देखो सेंट्रियोल एंड सीलिया एंड फ्लैजिला में डिफरेंस, सीलिया एंड फ्लैजिला में आपको डिफरेंस देखा जाए तो जो सेंट्रियोल है इसमें एक तो यही है कि 9 ट्रिपलेट, या इस तरह से लिख दो 9+0 ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट, 9+0 ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे 9+ बंद हो गया। क्या हो गया? वीडियो वीडियो बंद नहीं देख रहा है। हाँ वो इस वजह से हुआ था बच्चे, क्योंकि मैं आप लोगों को वो देख रहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसको बाद में मैंने मिनिमाइज नहीं किया, ठीक है। अभी आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। एक्चुअली मैं देख रहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो और उसके बाद मैंने उसको हटा के वापस स्क्रीन में नहीं लिया, तो इसकी वजह से सब। चलो ठीक है। तो सेंट्रियोल में 9+0 ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है आपका, ठीक है, और सीलिया एंड फ्लैजिला में 9+2 ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट, ओके। हाँ दूसरा पॉइंट आप खुद ही लिख लो, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। लिख लिया? हाँ सर। इसमें कितने हैं? 27 इसमें कितने? 20। तीसरा एक और लिख लो, बताओ क्या लिखूं, तुमको बताना चाहिए, अगर बता दोगे तो बड़ी बात होगी। चलो, मतलब आप सेंट्रियोल में सीए लिंकर है, उसमें एबी लिंकर है। नहीं बच्चा, इतना डीप में नहीं जाना, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी बड़ी बातें करो आप, छोटी बात, इतना डीप में बात नहीं करनी है आपको। ट्रिपलेट प्रेजेंट है। क्या बच्चे? सेंट्रियोल से टिबलेट बाहर प्रेजेंट से आप जस्ट बाहर से मॉर्फोलॉजिकल बातें करो आप। चलो मैं बता देता हूँ। बेसल बॉडी से सेंट्रियोल प्रेजेंट है। नॉन मेम्ब्रेनस है एंड इट इज मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें बोला था मैंने, आप समझ ही नहीं रहे हो, आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंस है, इनके इन डिफरेंस को आप याद रखना, ठीक है। कॉपी करो फटाफट, फिर सीलिया एंड फ्लैजिला में थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस हैं उनको लिखाऊंगा मैं। हो गया? हाँ सर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़े से डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। जस्ट एक मिनट रुकना बच्चे। बताओ सीलिया एंड फ्लैजिला में कोई डिफरेंस आपको नजर आता है? बताओ। फ्लैजेला लॉन्गर है। फ्लैजिला लॉन्गर है, ठीक है, ये स्मॉल है और ये लॉन्ग है। नंबर के रिस्पेक्ट में बच्चे बोलो, नंबर के रिस्पेक्ट। न्यूमेरस। सीलिया या मेनी आप बोल सकते हैं, एंड स्प्रेड ऑल ओवर द सरफेस, ठीक है। प्रेजेंट ऑल ओवर सरफेस ऑफ सेल। और ये जो है इसका नंबर आपको कितने मिलेंगे?
1 to 5 तक बोल देते हैं। डिफरेंट बुक्स डिफरेंट लिखती हैं, ठीक है, कहीं 2 3 भी लिखती हैं, कहीं 1 4 लिखती हैं, ठीक है। जनरल और कोई स्ट्रक्चर में डिफरेंस आपको नजर आता है, या फंक्शनल डिफरेंस बता दो, स्ट्रक्चर में नहीं आता। यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, मतलब ये सारे के जैसे ये बैक्टीरिया मैं बोल दूं, या बैक्टीरिया कोई यूनिसेलुलर सेल लिख लो, सपोज लिख लो आप पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में ये जो सीलिया है ना, इनका जो मूवमेंट होगा वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड एंड डिपेंडेंट मूवमेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट मूवमेंट। बात समझ में आ रही है आपको? कोऑर्डिनेटेड एंड डिपेंडेंट मूवमेंट, जबकि यहाँ पे नॉट कोऑर्डिनेटेड, द मूवमेंट इज नॉट कोऑर्डिनेटेड। अगर एक से अधिक फ्लैजिला है तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी शो नहीं करते हैं, दोनों का मूवमेंट कैसा है, इंडिपेंडेंट। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो सीलिया एंड फ्लैजिला है। तो ये वाला पार्ट मैंने फिनिश कर दिया। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैं बोल रहा था कि ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर, पर ये फिनिश नहीं होगा चैप्टर, क्योंकि मैं एक टॉपिक भूल गया था। अभी एक बड़ा टॉपिक पड़ा हुआ है। कौन सा टॉपिक है बता सकते हो? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियस। ओके, कॉपी करो फटाफट। हो गया। हो गया सर। कुछ नहीं है, आप बार बार एक ही चीज को पढ़ते रहे हो, बट थोड़ी बहुत आप नॉलेज ले जानी है, थोड़ी बहुत ये बोल सकते हो कि एक फ्लो में नॉलेज को एक जो है क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर अरे में नॉलेज को रखना है, जिसकी वजह से आपको इजी हो क्वेश्चन टैकल करने में। तो उस हिसाब से हमको पढ़ना है, अदरवाइज आप जान के सारा कुछ नहीं लिखते हो, ठीक है। तो न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियस was discovered by रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया इन ऑर्किड सेल्स, या इन रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड, इस तरह से, इन रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड, ठीक है। तो डिस्कवरी के रिस्पेक्ट में मैंने आपको एक पॉइंट सिखाया कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड। ओके, सेकंड वन, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द एक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियस दैट इट कंट्रोल द सेल्स एक्टिविटी, या ये इस तरह से बोल सकते हो, द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, क्या है, टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स, डिस्कवर्ड बाय हैमरलिन। हैमरलिन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर क्या किया, या इस तरह से लिखो, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ, क्या प्रूफ किया बताओ? That nucleus is controls the cell, Control the cell activity. the activity of cell। कहां पे किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। क्या नाम था उसका? एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया बोलते हैं। एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, ठीक है, जिसको एसिटाबुलेरिया बोलते हैं, एंड दिस इज द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी, दिस इज द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर, ध्यान देना है क्या लिखा हुआ, दिस इज द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है।
इसका शेप कैसा होता है एस्टेबल एरिया का? अम्ब्रेला शेप हो गया। हाँ। तो इस डिस्कवरी के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इसके। एक तो ये कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, एंड सेकेंड वन कि जो एक्टिविटी मतलब जो न्यूक्लियस है, इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय हैमरलिंग इन यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी एस्टेबल एरिया। ठीक है, जिसका शेप आपको कैसा दिखेगा? अम्ब्रेला लाइक दिखेगा। तो आगे बढ़ जाए इसको इरेज करके। हाँ सर। ओके, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखो आप यहाँ पे। न्यूक्लियस इज नोन एज डायरेक्टर और कंट्रोलर ऑफ द सेल। is known as director or controller of cell. Director or controller of cell. दूसरा, अब बात करेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेल। नंबर के रिस्पेक्ट में बात करें। पर सेल, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेल में जनरली 1 होता है। मतलब क्या होंगे, कौन सी कंडीशन होगी? यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। जनरली आपको एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस नजर आएगा, बट देयर आर सम एक्सेप्शन ऑफ इट। इसके कुछ एक्सेप्शन है। बताओ क्या एक्सेप्शन है? सिनोसाइट। मसल सेल। सिनोसाइट। मसल सेल सिंसाइट कंडीशन पाई जाती है, या आप इसी सिंसाइट को बोल सकते हो। इसको सिंसाइट मत लिखो, इसको सिंसीसियम लिख लो। सिंसीसियम कंडीशन। सिंसीसियम कंडीशन का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियाई इन अ सेल। सिंसीसियम कंडीशन का मतलब क्या है? सेंस ऑफ, मैं प्रेजेंस इस तरह से लिखता हूँ बच्चे, प्लस का साइन और एनसी उसके साथ, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियाई, 1 न्यूक्लियाई। अच्छा, इसको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी बोल सकते हो, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो मसल सेल्स में आपको मोर देन 1 न्यूक्लियाई नजर आएंगे। एक और चीज है, कई बार न्यूक्लियस अब्सेंट होता है इन लिविंग सेल, नॉट डेड सेल। डेड सेल की बात नहीं कर रहा हूं, लिविंग सेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। न्यूक्लियस मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी। सैंपल है आपका आरबीसी। और एक एग्जांपल बताओ। ट्यूब मेंबर ऑफ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब का नाम तो सुन रखा होगा ना आपने? हाँ सर। ट्यूब मेंबर होता है, उसमें भी न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। अच्छा, जिन सेल्स में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, जिन सेल्स में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, those cells are known as
enucleated cell. समझ में आ रहा है? हाँ सर। In those cell where nucleus is absent, known as enucleated cell. तो enucleated cell का एग्जांपल आपके सामने है। एनिमल अगर बोल रहा है तो आरबीसी होगा, और अगर प्लांट बोल रहा है तो सीव मेंबर ऑफ सीव ट्यूब। ठीक है, चाहे यहाँ लिख लो। ये एनिमल के केस में, और ये प्लांट के केस में। तो ये तो हो गई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात में। ठीक है, कि अगर मोर देन वन न्यूक्लियाई प्रेजेंट है देन कंडीशन विल बी सिंसिशियम, एंड द एग्जांपल इज मसल सेल। कुछ फंगस सेल्स हैं जहां पे उनकी हाइफे की जो इंडिविजुअल सेल्स है वहां पे मोर देन वन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। आपके लिए होमवर्क है। बता पाओगे आप? कुछ फंगस सेल्स हैं जहां पे मोर देन वन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। देखना जाके इस क्लास के जो मेंबर हैं, इस क्लास के जो मेंबर है उसको देखना। बेसिडियोमाइसीट। सर वो स्पेलिंग क्या है? क्या बच्चे? तो स्पेलिंग BASIDIO बेसिडियो, MYCOETE। ओके मैं बड़ा सा लिख देता हूँ अगर नहीं लिख पाएगा। अब दिख रहा है क्या? हाँ सर। इनमें सर न्यूक्लियस एक से ज्यादा प्रेजेंट है? हाँ, आपको मैं जब अभी फंगस पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे बताऊंगा फंगस की 4 क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो उसमें से एक क्लास है बेसिडियोमाइसीट्स। तो बेसिडियोमाइसीट्स की जो इस तरह के आपको हाइफे नजर आएंगे इस तरह के। ठीक है, अब हाइफे में ये सेल है, ये सेल, तो यहाँ पे इस तरह से मोर देन वन, इस तरह से। ठीक है, हाँ सर। तो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी के लिए बस इतना ही है। तो ये शायद कॉपी कर लिया होगा आपने। हाँ सर। ओके, तो अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो अगर पहले पिक्चर बना लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी आपको दिख रही है, जिसके बेस पे
सेल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अभी आपको वो स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसको आप या तो न्यूक्लियर एनवेलप बोल लो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल लो। न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर इस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर न्यूक्लियस का मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस का मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ग्राउंड मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, एंड दैट ग्राउंड मैट्रिक्स इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और भी इसमें कुछ कुछ चीजें प्रेजेंट है। इसमें प्रेजेंट है क्रोमैटिन मटेरियल। जस्ट एक मिनट रुकना, दूसरा बार कर लेना चाहता हूं। क्रोमैटिन मटेरियल इस तरह से क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होगा। क्रोमैटिन मटेरियल, तो आपको बाहर से न्यूक्लियर एनवेलप नजर आ रहा है, उसके अंदर उसका मैट्रिक्स है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। उसमें क्रोमैटिन मटेरियल एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसके अंदर, जिसको आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियोलास। न्यूक्लियोलस। इस तरह से न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर एनवेलप जगह जगह पर डिसकंटिन्यू रहता है, एंड उसकी वजह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जनरेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। इसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये जो डिसकंटिन्यूएशन की वजह से न्यूक्लियर एनवेलप कई जगह पे डिसकंटिन्यू होता है, उसकी वजह से जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और जो साइटोप्लाज्म है उसके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, और वो जो कनेक्शन है बेसिकली दैट कनेक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर पोर। इसके चारों तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म, और अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है ये किस चीज में हेल्प करता है? हेल्प इन एक्सचेंज बिटवीन द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो कनेक्शन है, ये जो बेसिकली एक्सचेंज है सब्सटेंसेस का, उसको करने में हेल्प करता है। एक और चीज, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसमें 2 लेयर, एक ये आउटर न्यूक्लियर एनवेलप है और ये इनर न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो इसको लिख दो, चाहे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखना हो या न्यूक्लियर एनवेलप लिख दो, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो कि आपका न्यूक्लियर एनवेलप बना रहा है। बिटवीन outer and inner nuclear membrane there is a space। outer and inner nuclear membrane के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रेस। पेरीन्यूक्लियर। दिस इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। कॉपी करो इसको फटाफट। ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, इसका जो विड्थ है यहाँ पे 10 नैनोमीटर टू 50 नैनोमीटर, इतना स्पेस प्रेजेंट। ये जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पीछे साइड में, मतलब यहाँ
एक और लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना। ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसको बना लो तो अब थ्योरेटिकल कुछ बातें करें तो पिक्चर में हमने डायग्रामेटिक बात की है। हो गया? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करूंगा बच्चा। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्या है? ये प्रोवाइड सेफ टू न्यूक्लियस एंड प्रोटेक्शन जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मैंने पहले ही आपको बता दिया है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके और भी नाम है, इसको कैरियोथीका भी बोलते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अलावा इसको आल्सो नोन एज कैरियोथीका। तो आउटर को एक्टो बोला जाएगा और इनर को बोला जाएगा इंडोकैरियोथिका। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोलिम्फ भी बोलते हैं, कैरियोलिम्फ का एक और नाम है न्यूक्लियर सैक। इसको न्यूक्लियर सैक भी बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, या इस तरह से बोलो, दिस इज द ग्राउंड मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस। ये भी लिख दो, ये भी कई बार पूछा गया है। दिस इज ग्राउंड मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस। ग्राउंड मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इट कंटेन, क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर? जाहिर सी बात है, वाटर तो होना ही होना। इसके अलावा बताओ, एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, या आप आयंस लिख सकते हैं, आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आरएनए प्रेजेंट होगा, सेवर शॉर्ट डीएनए एंड आरएनए, और प्रोटीन्स। ये आपको कुछ चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दिखाई देंगी। आगे बढ़े। हाँ सर।
न्यूक्लियस कह रहा हूं, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल। एम्बेडेड, कहां पे एम्बेडेड होंगे? एम्बेडेड मतलब धंसे हुए हैं उसमें, ठीक है, इन न्यूक्लियोप्लास्ट। ये फटाफट कॉपी करो तो आगे बढ़ो। सर वो क्या लिखा है आपने, न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन मटेरियल? एम्बेडेड, धंसे हुए, EMBEDED। तो अब आते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस is also known as ribosomal, या सीधे लिख दो राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोम कहां पे बनते हैं? न्यूक्लियोलस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑर्गेनेल्स, हालांकि ऑर्गेनेल है नहीं, दिस इज सब ऑर्गेनेल्स, दिस इज सब ऑर्गेनेल्स, ये सब ऑर्गेनेल्स, ये ऑर्गेनेल्स नहीं, ध्यान रखना, सब ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ऑर्गेनेल्स के अंदर ऑर्गेनेल एक और स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, सब ऑर्गेनेल्स। तो न्यूक्लियोलस बेसिकली इट इज नोन एज राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ, दिस इज नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती इसमें, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में हम बात करें अगर, तो लार्ज एंड मोर प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई are present in those cells, which are actively engaged in protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस के साथ एक्टिवली एंगेज। Large and more prominent nuclei are present in those cells which are actively engaged in protein synthesis. ऐसे cells जो actively protein synthesis में involve हैं, उनमें जो न्यूक्लियोलस होगा वो लार्ज होगा और more prominent। हो गया? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल को देखो। Okay. The chromatin material term was coined by, बताओ,
फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने इसका टर्म दिया और क्रोमोसोम टर्म किसने दिया? वाल्डेयर ने। ठीक है, तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है बेसिकली थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, केमिकली क्रोमैटिन मटेरियल क्या है बता सकते हो मुझे? न्यूक्लियोप्रोटीन, इट इज न्यूक्लियोप्रोटीन केमिकल। इसका जो नेचर है एसिडिक नेचर एंड स्टेन, चूंकि एसिडिक है तो स्टेन किससे करोगे? बेसिक डाइस। बात समझ में आ रही है? सर स्टेन्ड विद बेसिक डाई मतलब? बच्चे एसिडिक नेचर है उसका, तो अगर कोई चीज एसिडिक होगी और उसको तुम स्टेन करना चाहते हो, उसको कलरफुल करना चाहते हो, तो उसको किस तरह का स्टेन दोगे? बेस का, ठीक है। क्या बच्चे समझ आया कि नहीं? नहीं सर। अरे बच्चे आप केमिस्ट्री ठीक है बच्चे आपके, बात सुनो। एक मॉलिक्यूल है, सपोज करो ये मैं बोलता हूँ कि ये एसिडिक, एसिडिक मतलब इसमें हाँ। एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है और तुम इसको स्टेन करना चाहते हो या तुम इसको कलरफुल करना चाहते हो। कलरफुल करने का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन करवाना चाहते हो आप। तो अगर आप इसको एसिडिक ही डाई दे देते हो, मतलब दो मॉलिक्यूल को एसिडिक टाइप के मॉलिक्यूल्स को अगर आप इंटरेक्ट करवाओगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा कि वो होगा अट्रैक्शन होगा? रिपल्सन होगा। दैट मींस कि यू कांट यूज एसिडिक जो है कंपोनेंट फॉर कलर फॉर जो है क्या कहते हैं इसको कलर करने के लिए या फॉर स्टेन विद इट। ठीक है, स्टेन करने के लिए इसको अगर आप जो है क्या कहते हैं इसको एसिडिक कंपोनेंट नहीं यूज कर सकते क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन होगा। दैट मींस यू विल यूज बेसिक डाई या बेसिक कंपोनेंट को यूज करोगे जिसकी वजह से इनके बीच में जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आएंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपने आप को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज रिपल करेगा, नेगेटिव चार्ज रिपल करेगा। इतनी सिंपल सी तो चीज है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल एसिडिक है और उसको आप स्टेन करना चाहते हो, यू हैव टू चूज बेसिक मॉलिक्यूल। अभी भी कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर, नहीं। तो ऑलवेज इस रूल को याद रखना कि कभी भी स्टेनिंग के पर्पस में अगर स्टेनिंग के रिस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन पूछता है तो अगर आपका एसिडिक मॉलिक्यूल है तो डाई बेसिक होगी और मॉलिक्यूल बेसिक है तो एसिडिक होगा, और अगर न्यूट्रल है तो चाहे एसिड यूज करो चाहे बेस यूज करो, दोनों स्टेन करेंगे। अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये दो टाइप का हो। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है इंट्रान्यूक्लियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको क्रोमैटिन मटेरियल मिलेंगे। दो टाइप के क्रोमैटिन मटेरियल। कौन कौन से दो टाइप के क्रोमैटिन मटेरियल होंगे? एक होगा यूक्रोमैटिन और दूसरा क्या होगा? हेटेरोक्रोमैटिन। 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 तो यूक्रोमैटिन जो है आपका, जब आप इसको देखो ये ऐसे तो दिखता नहीं है, ये देखो, ये इधर बात समझो। ये सपोज करो आपका न्यूक्लियस,
ये आपका न्यूक्लियस, इसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट। तो एक तो आपका न्यूक्लियस भी बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर, उसके अंदर वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, जिसको आप क्रोमैटिन मटेरियल बोल रहे हैं, वो ऐसे दिखाई नहीं देगा। आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टेन, आपको किसी डाई से उसको स्टेन करना पड़ेगा। तो जब आप स्टेन करने जाओगे तो ये जो यूक्रोमैटिन है ये लाइट स्टेन लेगा, ठीक है, ये लाइट स्टेन लेगा। मतलब आपको यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन बड़े स्पष्ट नजर आएंगे। कैसे, कलर से, एक लाइट स्टेनिंग लिया होगा, एक डार्क स्टेनिंग लिया होगा। तो जो लाइट स्टेनिंग लिया हुआ है, ठीक है, टेक इस तरह से लिख दो, टेक लाइट स्टेन, वो यूक्रोमैटिन होगा। और जो डार्क स्टेन लेगा वो क्या होगा, हेट्रोक्रोमैटिन होगा। कोई डाउट है क्या इस चीज पे? नहीं सर। ओके, ये लाइट स्टेन क्यों ले रहा है? क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंडेंसेशन, मतलब ये जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये अभी न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में नहीं, ये है क्या, डीएनए। डीएनए बिल्कुल इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नहीं है, इसमें कुछ कुछ कॉइलिंग हुई हुई, कुछ कुछ कंडेंसेशन हुआ हुआ है, ठीक है। जैसे आपके पास में एक थिन थ्रेड हो, आप उसको थोड़ा फोल्ड कर दो, थिन थ्रेड एक है, उसको थोड़ा फोल्ड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा, उसी को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडेंसेशन है वो कम है, और यहाँ पे जो कंडेंसेशन है वो ज्यादा है। तो आप यही लिखोगे कि यहाँ लेस कॉइल्ड या लेस कंडेंस, लेस कॉइल्ड या लेस कंडेंस्ड, और ये हाईली कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं सर। ठीक। अच्छा, अगर जो कम कॉइलिंग होगी जिसमें, उस वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा या नहीं होगा? ट्रांसक्रिप्शन की बात, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, और ये वाला ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ये वाला ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। इसका जो रेप्लिकेशन है अर्ली, सबसे पहले इसी का रेप्लिकेशन होता है, अर्ली रेप्लिकेशन, और इसका जो रेप्लिकेशन है वो बाद में होता है, लेट रेप्लिकेशन। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनको कॉपी कर लो फटाफट। एक आध पॉइंट और रहता है। इरेज कर दो इसको बच्चे में। हो गया सर, ये कर दो। ये जो हेट्रोक्रोमैटिन है, इसमें भी दो कैटेगरी हेट्रोक्रोमैटिन। एक होती है क्या, कॉन्स्टिट्यूटिव, और दूसरी है फैकल्टेटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन एंड फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन। अब एग्जाम्पल देख लो। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब है कि ये कांस्टेंट रहेगा। एग्जाम्पल आपका टीलोमियर और सेंट्रोमियर। और फैकल्टेटिव, इसका नाम सुना है कभी? बार बॉडी। नहीं सुना? हाँ सुना है। तो बार बॉडी एक्चुअली जो फीमेल है, जैसे ह्यूमन फीमेल की बात करूं,
तो ह्यूमन फीमेल पे जब आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखते हो तो कैसे लिखते हो? 44 प्लस एक्स है। तो इसमें से जो ये XX क्रोमोसोम्स, ये है सेक्स क्रोमोसोम्स। इन सेक्स उसमें से एक बॉडी का गठन करता है। एक क्रोमोसोम बेसिकली ये क्या होता है? कंप्लीटली इनएक्टिव होता है, या आप सीधे सीधे बोल सकते हो इनएक्टिव। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को क्या बोलते हैं? बार बॉडी। इसी को क्या बोलते हैं? बार बॉडी। तो सर प्लीज पहले एक बार बताओ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। 44 प्लस 1 मैं क्या बोल रहा हूँ कि ह्यूमन फीमेल पे आपको ये तो समझ में आता है ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल? फीमेल। यस, रिपीट इट प्लीज। ह्यूमन फीमेल में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं? 46। 46 या 43? 46। 46 को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? हाँ, जिसमें से ये ऑटोसोम है आपके बच्चे, ये बेसिक नॉलेज है, इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपको। ये ऑटोसोम एंड दीज आर सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, तो इन सेक्स क्रोमोसोम्स में इनका नंबर है 2 और इनमें से एक क्या है? इनएक्टिव होता है। एक इनएक्टिव होता है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम बेसिकली एक्टिव होता है। तो जो इनएक्टिव वाला क्रोमोसोम, ये वाला, इसी को बोलते हैं बार बॉडी। इसी को बोलते हैं बार बॉडी। तो अगर आपसे कभी आता है कैलकुलेट नंबर ऑफ बार बॉडी इन ह्यूमन फीमेल, तो क्या होगा? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, ये आएगा, आपको बताएगा नंबर ऑफ बार बॉडी इन पर्टिकुलर फीमेल। ये चीज, तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स 2 है, -1 करना है, तो नंबर ऑफ बार बॉडी कितनी होगी? स्टिल डाउट है क्या अभी? मुझे टाइम हो चुका है आज का। नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते नहीं। हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।